ओके बेटा, चलो ऑप्टिक्स हम लोग कर रहे थे। तो ऑप्टिक्स में मैंने एक छोटा सा क्वेश्चंस दिया था तुम लोग को, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो चलो उसको एक बार देख लेते हैं। हालांकि उसका प्रूफ तुम्हें कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाना, बट अगर नॉलेज की पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए कि भाई अगर हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग को मतलब 10th लेवल से ये बता दिया जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो अगर एक बार थोड़ी क्यूरियोसिटी है कि भाई हाँ ये जानना जरूरी है कि ये कहाँ से, हालांकि हाइगन्स प्रिंसिपल से भी ऑप्टिक्स में किया जाता है, बट बेसिक नेचर ऑफ लाइट का अगर यूज करके करेंगे तो हमें ज्यादा मजा आएगी थोड़ा। तो जल्दी से समझ लेते हैं उसको कि कैसे डील करते हैं, ठीक। तो मुझे ऐसा एज्यूम कर लो पहले, सपोज कि मान लो अगर यहाँ पे कोई एक प्लेन मिरर है, ठीक है, अंडरस्टैंड करना, समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और मैं मानता हूं कि यहाँ पे एक पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट इज ए, और यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए, जानबूझ के ऐसा मान रहे हैं कि I इज इक्वल टू आर ना लगे, ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पे B, ओके। अब एक लाइट रे A से चल के B पे आएगी, हमें ये पता है, अच्छा इतना तो अंडरस्टैंड करते हो ना, लाइट रे हमेशा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन का फॉलो करती है, कभी भी वो किसी भी कर्व में नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बात करते हैं। हालांकि लाइट रे एक वेव नेचर है, बट हम यहाँ रे को कैसे कंसीडर करते हैं, एक लाइन में, ठीक है। तो मान लो जैसे कोई ट्यूबलाइट से रोशनी अगर मेरे तक आनी है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा वो ट्यूबलाइट से जो रोशनी है वो उस कोने में जाए, उस कोने से घूमते हुए उस कोने से घूम के फिर मेरे पास आए। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो ट्यूबलाइट चल रही है, तो डेफिनेटली उससे रोशनी हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगी, तो इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ऐसा थोड़ी ना वो कहीं और घूम के आएगी। ये बात अंडरस्टैंड करो। तो अब मुझे बताओ, अगर हम कहें कि ये एक लाइट सोर्स है और इस लाइट सोर्स से एक लाइट बी तक जानी है, ठीक है, तो बी तक बहुत सारे बच्चे से बोलते हैं कि बी से ये डायरेक्ट चली जाए, यहां से ए से चले और बी पे डायरेक्ट चले, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर बी पे डायरेक्ट चली गई तो तुम एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे बनाओगे? इसलिए हमें लाइट रे को ए से बी तक लाना है, बट प्लेन मिरर से होके लाना है, ठीक है। तो हम ऐसा, अच्छा बताओ, प्लेन मिरर से अगर इसको होके जाना है तो ऐसे इसके पास हजारों लाखों पाथ है ना, कि वो यहां से चले यहां है और यहां चली जाए, यहां से चले यहां है और यहां चली जाए, क्योंकि अगर प्लेन मिरर से ही होके जाएगी तभी तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और वो सब कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर एक लाइट ए से चल के बी पे आना चाहती है तो यहां से वो जाएगी। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान देना। जब हम ये बात बोलते हैं कि एक लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में हमेशा स्ट्रेट लाइन की हेल्प लेती है, वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। अब तुम सोचो, अगर किसी भी के अंदर ऐसा कैरेक्टर है कि वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में चलेगा, तो जहां तक उसको पाथ मिलेगा स्ट्रेट लाइन में जाने तक वहां तक जाएगा, अदरवाइज वो रुक जाएगा। और सेम काम लाइट का होता है। अगर लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है, मान लो अगर लाइट मुड़ जाती ऑटोमेटिकली ऐसे, तो तुम्हें क्या होता, तुम अपने घर में किसी कमरे में एक बल्ब जला लो और दरवाजे खोल दो, लाइट घूम घूम के हर एक कमरे में पहुंचे, तो ऐसा नहीं होता है ना। अगर आप दरवाजा बंद कर लेते हो तो लाइट बाहर नहीं आती ना, वही रुक जाती है। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि लाइट रे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, अगर आगे कोई बैरियर आएगा तो वो नहीं जाएगी आगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब पॉइंट ये है कि अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो मुझे बताओ, अगर वो स्ट्रेट लाइन में चलेगी तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने पे वो ऑलवेज एक मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी या डिस्टेंस कवर करेगी। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट रे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है और स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो वो मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगी। अब मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि लाइट के अंदर ये कैरेक्टर है कि वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो मैं ये एज्यूम करता हूं कि भाई ये लाइट रे यहां पे आई इस जगह पे, और यहां पे हमने नॉर्मल बनाया, ये नॉर्मल है, और वो रिफ्लेक्ट करके मैंने यहां भेज दिया इस जगह पे, ठीक है। अब देखो ये एंगल लग नहीं रहा है कि I इज इक्वल टू आर की तरह, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा बनाया, दिस एंगल इज आर, ठीक है। लेकिन हमें ये बात पता है कि A से B तक लाइट रे गई है, और ये पाथ किसने फॉलो किया? मान लो इसको O बोल दो, A से O और O से B, ये पाथ किसने कवर किया? लाइट रे। और लाइट रे के बारे में हमें ये बात पहले से पता है कि वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में चलती है, और स्ट्रेट लाइन में चलती है तो वो हमेशा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगी, पक्का। तो अच्छा, अब सोचते जरा समझते हैं, अगर A से एक परपेंडिकुलर डालो यहाँ पे, दिस वन, ये परपेंडिकुलर इस पे, ओके, इसको H1 बोल दो, और B से एक परपेंडिकुलर डालो यहाँ पे और इसको H2 बोल दो, समझ आया कि नहीं? और ये जो परपेंडिकुलर, सोच B पॉइंट फिक्स्ड है, A पॉइंट फिक्स्ड है, तो ये वाला पॉइंट फिक्स्ड होगा, ये वाला पॉइंट फिक्स्ड होगा, मतलब ये उसी जगह पे रहेंगे ना, तो इनके बीच की डिस्टेंस को मैं बोल देता हूं सपोज ये D, अंडरस्टैंड हो रहा है? और ये जो डिस्टेंस यहां पे इंसिडेंट हुआ है, इसको मैं मान लेता हूं कि दिस डिस्टेंस इज x। तो मुझे बताओ, अगर ये डिस्टेंस x है तो बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी? D माइनस एक्स। यार ये बहुत सिंपल बात है, समझ आएगी नहीं?
तो ये डिस्टेंस जो इतनी डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी d माइनस एक्स, और ये डिस्टेंस तुमने x मान ली और टोटल कितनी है, इसको तुमने मान लिया h1, इसको मान लिया h2। अब सिंपल बात सोचो, लाइट रे ने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी है, ढंग से समझना। टोटल डिस्टेंस कवर मान लो कैपिटल D है, और वो कैपिटल D है कितनी, ढंग से ध्यान देना। A से O पे आई है और फिर O से B गई है, इसका मतलब AO, तो AO कितना है जरा ढंग से ध्यान दो, ये प्लस ये, यानी कि ये हुआ h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट ओवर। आराम से समझ लो, देख ये h1 स्क्वायर है ना और x स्क्वायर का रूट ये आ गया। अच्छा बताओ ये कितना है, ये है अंडर रूट ऑफ h2 स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आई थिंक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो d की वैल्यू जो हम यहां लिखेंगे कैपिटल D, वो क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, यानी कि OA प्लस OB विच इज इक्वल टू D इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये OA कितना है h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस अंडर रूट OB कितना है, जल्दी बोलो, h2 स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आई थिंक ये पार्ट सबको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये मिनिमम डिस्टेंस है। देखो यहाँ पे तुम लोग मतलब अपने नीट वाले बच्चों के लिए पर्टिकुलर मैं बता दूं कि मैं थोड़ा सा एक पार्ट यूज करूंगा, हालांकि उनको मैंने 11th में ये चीज पढ़ाई थी कि डिफरेंशिएशन, और कई बार उनको मैंने बहुत सारी जगह पे ये चीजें पढ़ाई हैं कि अगर कोई भी चीज मिनिमम है या मैक्सिमम है तो उसका एक बार डिफरेंशिएशन करो और उसको जीरो कर दो, यानी उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो कर लेते हैं, उससे एक वैल्यू निकल के आती है। ये बात समझ में आ रही है? अब तुम मुझे बताओ ये डिस्टेंस किसने कवर की है, लाइट रे ने, और लाइट रे के पास कैरेक्टर क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में मिनिमम डिस्टेंस, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस मिनिमम होगी। अब ये मिनिमम डिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट में वेरिएबल है, x के रिस्पेक्ट में, तो बताओ क्या हम इस d को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो कर दें, उससे रिजल्ट आ जाएगा। डिफरेंशिएशन मैं कर दूंगा, नीट वाले बच्चे बिल्कुल परेशान मत हो, उनको थोड़ा डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम होती है, बट हाँ ये इतना टफ नहीं है, मैं कर देता हूँ, मैथ्स वालों को तो आना ही चाहिए हर हाल में। ओके तो चलो इनको जरा मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, तो कैपिटल D बाई dx। ओके अब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, ध्यान समझना एक बात मैं करूंगा, तो सबसे पहले क्या लगा है, रूट का मतलब क्या होता है, हाफ, तो जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर बाहर आ जाती है और उसमें -1 कर देते हैं, तो जो पावर इसमें रूट है तो पावर बाहर आएगी, तो क्या लिखोगे, पावर बाहर आएगी तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और इस ये 1/2 की पावर -1 करोगे तो -हाफ बचेगा, -हाफ नीचे ले आओ, यानी कि 1/2 1/√ऑफ h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देखो समझना एक बार है ना, तो ये हमने कर लिया रूट का। ओके ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब अंदर ये नंबर लिखा है, तो अंदर जब जाओगे भाई पहले बाहर वाले फंक्शन का करते हैं फिर अंदर जाते हैं, तो जब अंदर जाओगे तो h1 तो कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, इसका करोगे तो कितना हो जाएगा 2x, तो इनटू 2x। ये बात समझ में आ रही कि नहीं यार? इसका सिमिलरली रूट लगा है तो बाहर क्या आ जाएगा 1/2, अंडरस्टैंड करना, 1/-1 हो गया तो -हाफ बचेगा, तो वो नीचे आ जाएगा, तो h2 स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहां क्या बचेगा, देखो इसका 0, इसका करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, और यहां हो जाएगा d माइनस एक्स। अब देखो अंदर और एक ब्रैकेट लगा है, तो और अंदर जाओगे तो d का क्या हो जाएगा 0 और माइनस एक्स का -1 इंटू -1। अंडरस्टैंड हुआ? ये माइनस यहां ले आओ, समझ आ रहा है ना? अब एक लाइन में समझना, और ये डिफरेंशिएशन है, तो बताओ ये क्या होना चाहिए 0, इसका मतलब d बाई dx इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये नंबर किसके बराबर है, इसके बराबर, तो इसका मतलब इसको यहां वैल्यू रखते हैं, देखो यहां से 2 उड़ा दो, यहां से 2 उड़ा दो, ये माइनस यहां ले आना, अब इसकी जगह पूरी वैल्यू की जगह, इस पूरी वैल्यू की जगह ये नंबर लिखते हैं, देखो जब यहां x आ जाएगा, x डिवाइडेड बाई यहां आ जाएगा अंडर रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये वाला माइनस यहां आ जाएगा तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, और यहां से क्या बचेगा d माइनस x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ h2 स्क्वायर प्लस d माइनस x का होल स्क्वायर, और ये सब किसके बराबर है 0 के बराबर। सो ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा कि नहीं जाएगा, देखो जल्दी से समझना, x अपॉन अंडर रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा d माइनस x, ये ब्रैकेट में रखना, d माइनस एक्स डिवाइड, ये माइनस उधर प्लस हो रहा है, अंडर रूट ऑफ h2 स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये बात तुम्हें समझ आनी चाहिए,
ठीक है, ये यहां तक आ गया। अब जरा इस पार्ट को मैं यहां पे तुम्हें डायग्राम में समझाता हूं, एक चीज थोड़ी ध्यान देना। तो मुझे बताओ, अगर ये एंगल आई है, ये तो नॉर्मल, ये भी तो परपेंडिकुलर है इसके, तो पता ये एंगल भी आई होगा। सर ढंग से सोचो, अगर ये एंगल आई है और ये 90 है, ठीक है, तो ये हुआ परपेंडिकुलर और ये हुआ हाइपोटेन्यूज। समझ गए ना? परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। समझ आता है कि नहीं? इतना ध्यान समझो, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो बता साइन आई इज इक्वल टू क्या? साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या लिखा है? अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब ये क्या लिखा है? साइन ऑफ आई, अंडरस्टैंड, इक्वल टू। अब जरा यहां देखो, अगर ये एंगल आर है तो ये भी कितना है? आर। अब सोच, ये 90 डिग्री है और ये है आर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ओके, तो यहां क्या लिखोगे इसकी जगह? साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर d - 6 अपॉन दिस, क्योंकि ये साइन आर इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, वो ये लिखा है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? साइन आर। अब ये दोनों नंबर बराबर, तो यहां से एंगल आई इज इक्वल टू, ज्यादा मैथ्स नहीं लगा रहा हूं, छोटा सा पार्ट इसमें किया है, समझ लेना ढंग से। पूरा कैलकुलेशन कर दे रहा हूं। याद है ना तुम्हें क्लास में हम लोग कितने कम कैलकुलेशंस करते थे, 5-5 6-6 स्टेप्स में डायरेक्ट कर देता था, है ना? कुछ नालायक अपनी क्लास में है ना, तो इस वजह से थोड़ा ऐसे करना पड़ता है, क्योंकि अब यहां तो मैं नहीं समझा सकता, तो इसलिए थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए मैंने पूरा कैलकुलेट कर दिया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये अच्छा तुम बताओ, तुमने क्या यूज करके ये बात प्रूव करी है? सोच कर देखो, मैंने क्या यूज किया है? मैंने कोई वैसी फिजिक्स नहीं लगाई, मैंने केवल इतना कहा है कि भाई जब ये साइंटिस्ट ये बात बोलते ही हैं कि लाइट रे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में स्ट्रेट लाइन करती, तो सोच ये स्ट्रेट लाइन है आई, तो मैंने इसकी ये मिनिमम डिस्टेंस को तो यूज किया। भाई अगर ये मिनिमम है तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होना चाहिए? जीरो। उसी को जीरो करके ये बात तो निकाली। तो ये देखो, नीट में ये कभी प्रूफ नहीं पूछा जाना है, जेडब्ल्यू में कभी ये प्रूफ नहीं पूछा जाना है, ठीक है। हाँ, हमें थोड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि हमें ये नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम जब 10th क्लास में पढ़ते थे तो हमें बस इतना बोल दिया गया था, हमारे टीचर ने ये कहा था भाई साइन आई इज इक्वल टू साइन आर होता है, ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, और हम लोग उसको मान के पढ़ते चले आ रहे थे, है ना। बाद में जाते जब 12th में आते तो वेव ऑप्टिक्स में हाइगन्स प्रिंसिपल से ये प्रूव किया जाता है, बट हाइगन्स प्रिंसिपल एक अलग चीज है। अगर हम लाइट के बेसिक प्रॉपर्टीज को यूज करें तो ये बात यहाँ पे समझ आ जाती है। ओके, तो सबको समझ में आ गया होगा, एक बार अच्छे से समझ लेना, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, और नालायकों, अपनी क्लास के जो महान नालायक हैं, है ना, पता चल गया होगा तुमको कौन कौन महान नालायक है, तो प्लीज जरा वो पढ़ें, इन सब चीजों को ध्यान दें। चल अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। देखो, अब अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और साथ में बात करेंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, क्योंकि अब इसके इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में ही हम सारी बातें यहाँ पे डील करेंगे। भाई एक लाइट रे कहाँ पे मिल रही, क्या हो रहा है, ये सब बातें हम उसी से आगे डील करेंगे, और बहुत सारी चीजें आएंगी, वो धीरे धीरे बिल्डअप होगा पूरा कॉन्सेप्ट। बट आज कुछ थोड़ा ऐसा करते हैं ताकि तुम थोड़े बहुत क्वेश्चन और कैलकुलेशन भी कर पाओ, ठीक। सबसे पहली बात बताओ, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है? रियल ऑब्जेक्ट, हम लोग सब रियल ही, हम सब एक दूसरे को नजर आते हैं ना, तो हम क्या है? रियल, ठीक है। जो चीज हमें दिखाई नहीं होती देती है वो कैसी होती है? वर्चुअल। रियल वर्चुअल मतलब आई थिंक कि वो हाइपोथेटिकल होती है, वो एग्जिस्ट नहीं करती है। वर्चुअल का मतलब भी हाइपोथेटिकल है। रियल का मतलब हम सब लोग, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, ये टेबल है, ये फैन है, ये जितना भी है, सब क्या है? रियल। अब लेकिन ये सब रियल तो लग रहा है, लेकिन हम इसमें कैसे पहचानेंगे कि रियल क्या है, वर्चुअल क्या है? ठीक, ढंग से समझना। रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये दोनों को डिसाइड करती है, एक तरह से देखा जाए, इंसिडेंट रे कैसे आ रही, क्या हो रहा है, तो उसको थोड़ा समझ लो। मान लो सपोज यहां पे अगर हम एक प्लेन मिरर बनाए, ये प्लेन मिरर, और यहां पे एक लाइट सोर्स है, ऐसे कैसे, तुम बताओ इससे लाइटें कैसे निकलेंगी? ऐसे ऐसे, लाइट ऐसे जाएंगे, समझ आ रहा है? इस सोर्स से बताओ ये इंसिडेंट लाइटें कैसी हैं? दूर होती जा रही हैं। देखो यहां पे सब एक ही जगह पे मीट कर रही थी, और उसके बाद जब ये मिरर की तरफ जा रही है तो डाइवर्ज कर रही है, दूर होती चली जा रही है, समझ आ रहा है? तो मिरर की तरफ आते वक्त अगर इंसिडेंट लाइट रे डाइवर्ज करें तो वो जहां पे मिलती है, ठीक है ना, डाइवर्ज करोगे तो यहां पे रियल में मिलेंगे, यहां मिलती है, तो उसको क्या बोलते हैं? रियल ऑब्जेक्ट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया।
मतलब कि जैसे मिरर की तरफ रे जाए और वो डाइवर्जिंग हो, ठीक है, डाइवर्जिंग होंगी तो सोचो उनको, जब तुम वाकई वो एक जगह से ही आ रही होंगी तो ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा, रियल। तो इंसिडेंट रे को देख के तुम पहचान सकते हो कि रियल ऑब्जेक्ट है। देखो और एक एग्जांपल देखो, तुम्हें समझ आएगा। मान लो ये मिरर है, रे ऐसे आ रही है, वो तो कैसे भी आ सकती है किसी सोर्स से, ऐसे आ रही है, एक रे ऐसे आ रही है, ये इंसिडेंट रे, ये भी इंसिडेंट रे, ये भी इंसिडेंट रे थी, ये ऐसे आ रही है। तो मुझे बताओ मिरर की तरफ आते वक्त ये रे कैसी हो रही है, कन्वर्जिंग, पास पास आ रही है। और अगर ये कन्वर्जिंग है तो वो जहां पे मिलती है, ठीक है, वहां पे हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाती है। अब तुम कहोगे सर मिलेंगी कैसे, ये तो यहाँ के मिरर के आगे जा नहीं सकती। देखो दो तरीके होते हैं, जहां पे इंसिडेंट रे, दो तरीके, अभी मैंने तुम्हें डाइवर्जिंग ये कन्वर्जिंग वाला बताया, जहां पे इंसिडेंट रे रियल में मिल रही हो वो हमेशा रियल ऑब्जेक्ट होगा, और जहां पे इंसिडेंट रे रियल में मिल ना रही हो लेकिन अगर हम उनको आगे जबरदस्ती बढ़ाएं या आगे उनको ले जाएं और वो कहीं पे हमें ऐसा लगे कि इस जगह पे जाके मिलेंगी, तो जहां पे वो मिलेंगी रियल में मिल नहीं रही थी, जहां पे अगर हम उनको आगे बढ़ाएं हाइपोथेटिकली तो जहां पे वो मिलेंगी वो पॉइंट जो होता है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का पॉइंट होता है। तो अगर अब देखो तो इस चीज को अगर तुम आगे बढ़ा लो तो इसको तुम आगे बढ़ाओगे तो ये ऐसे आगे जाएगा, और अगर इसको तुम आगे बढ़ा लो तो ये ऐसे आगे जाएगा। तो यहाँ पे क्या ये रियलिटी में मिलने वाली थी? नहीं, हमने इनको जबरदस्ती आगे बढ़ा के कहां मिला दिया है, इस जगह पे। तो बताओ ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे अपीयर टू मीट, रियल में मीट नहीं, अपीयर होती जाके बट हो नहीं रही है। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है बात? तो अब ये अच्छा दो तरीके हो गए देखने के लिए। दो तरीके कैसे? अगर रेज इंसिडेंट रे, याद रखना रिफ्लेक्टेड रे की भी बात भी नहीं करी है मैंने। इंसिडेंट रे जहां पे रियल में मिलेंगी वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा? इंसिडेंट रे जहां पे रियल में मिल रही होंगी वो कैसा ऑब्जेक्ट? रियल ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रे जहां पे अपीयरिंग टू मीट होंगी, रियल में मिल नहीं रही, वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा? वर्चुअल। समझ आ रही बात? एक तो ये तरीका। अगर इंसिडेंट रे मिरर की तरफ जाते वक्त, इंसिडेंट रे मिरर की तरफ जाते वक्त डाइवर्जिंग है तो वो जहां पे मिलती है वो कैसा ऑब्जेक्ट होता है? इंसिडेंट रे, रियल। और अगर इंसिडेंट रे मिरर की तरफ जाते वक्त कन्वर्जिंग है तो वो जहां पे मिलती हैं या हमें उनको जबरदस्ती मिलाना पड़ता है वो कैसा ऑब्जेक्ट होता है? वर्चुअल। ये बात समझ आ रही है? आप जरा ध्यान से देखो, अगर ये रे यहां पे आई, ठीक, हम आई बराबर आर तो प्रूव कर चुके हैं, यहां पे नॉर्मल बनाओ, यहां पे नॉर्मल बनाओ। बताओ ये एंगल कुछ होगा, ले सपोर्ट थीटा, तो बताओ थीटा एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट करके चली जाएगी। ये तो हम अभी बना चुके हैं ना, आई इज इक्वल टू आर प्रूव किया, तो जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना रिफ्लेक्टेड होगा। ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड। कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड। अच्छा, यहां नॉर्मल बन गया, इस एंगल को तो मान लो सपोज ये एंगल अल्फा है, तो अल्फा एंगल बनाते हुए ये रे ऐसे चली जाएगी। ये कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। अब देख, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आगे जीवन में कहीं नहीं मिल सकती है ना, लेकिन अगर हम इनको पीछे बढ़ाएं जबरदस्ती, बात समझ में आ रही? इनको हम पीछे जबरदस्ती जाना तो ये यहां पे मिल जाएंगी। तो सोच, रिफ्लेक्टेड रे जहां पे अपीयरिंग टू मीट होती हैं उस जगह पे बनती है इमेज। और ये भी कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पे रिफ्लेक्टेड रियल में मिल नहीं रही थी, हाइपोथेटिकल मिल रही। तो कैसी इमेज है? वर्चुअल। यहां जो इस जगह जरा देखो, यहां पे नॉर्मल बनाओ, एंगल मान लो आई, एंगल कितना है? आई। अब सोचो ये रे रिफ्लेक्ट करके ऐसे जा रही होगी तो ये एंगल भी कितना होगा? आई। यहां पे नॉर्मल बनाओ, इस एंगल को चलो मान लो अल्फा, जरूरी थोड़ी ना वो आई होगा, अल्फा मान लो, तो अल्फा एंगल पे इंसिडेंट हो रही थी तो अल्फा एंगल पे रिफ्लेक्ट करेंगे। पता ये एक रिफ्लेक्टेड रे और ये एक रिफ्लेक्टेड रे, पता ये दोनों कहां मिल रही है? इस जगह पे। अब जरा ढंग से सोच के देखना, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, देख दोनों रिफ्लेक्ट करके इस जगह पे रियल में मिल रही है। तो ये कैसी इमेज होगी? रियल इमेज। ये कैसी इमेज होगी? रियल। ये कैसी इमेज? रियल। ये कैसी इमेज? वर्चुअल। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? लॉजिकली ध्यान रखना, अगर इंसिडेंट रे मिरर की तरफ जाते वक्त डाइवर्जिंग हो तो वो जहां पे कट करती है वहां पे रियल ऑब्जेक्ट होगा,
और अगर इंसिडेंट रे मिरर की तरफ जाते वक्त कन्वर्जिंग हो तो वो जहां पे कट करेगी जाके, रियल में नहीं, जहां पे तुम उनको जबरदस्ती कट कराओगे वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल। अगर रिफ्लेक्टेड रे रियल में कहीं पे कट कर रही होंगी तो वो रियल इमेज, अगर रिफ्लेक्टेड रे कहीं जबरदस्ती मिला के कट कराओगे तो वो कैसी इमेज, वर्चुअल इमेज। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है रियल वर्चुअल पहचान का। एक और तरीका है, देखो एक और बात है, मतलब ये अलग अलग चीजें हो सकती हैं तो तुम उसको समझना। देखो ये ऑब्जेक्ट था, कैसा था, रियल, उसकी इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल। ठीक, ये ऑब्जेक्ट था, कैसा था, वर्चुअल, उसकी इमेज कैसी बन रही है, रियल। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्लेन मिरर से हमेशा रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है। प्लेन मिरर में ध्यान रखना, कभी भी प्लेन मिरर में रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बन सकती है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बन सकती है। केवल प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं, आगे कर्व मिरर पढ़ाऊंगा, उनमें बहुत सारी चीजें आती हैं, बट प्लेन मिरर में हमेशा रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी, रियल। समझ आ रहा है ना? तो अब सोच, अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि ये ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल, तो बताओ उसकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। अगर कोई कहे कि रियल ऑब्जेक्ट है तो बताओ उसकी इमेज प्लेन मिरर से कैसी बन रही होगी, तो वर्चुअल बन रही है। अगर कोई बोले कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज बताओ प्लेन मिरर से कैसी बन रही होगी, तो रियल बन रही होगी। अब एक और पॉइंट है, देखो समझो, ये मिरर है तो मिरर का ये फ्रंट पोर्शन होता है और जहां पॉलिश होती है वो बैक पोर्शन होता है। देखो मिरर के फ्रंट में जो चीज आती है, इस मिरर के फ्रंट में क्या है, इमेज। इस मिरर के फ्रंट में क्या था, ऑब्जेक्ट। देख मिरर के फ्रंट में जो चीज होती है वो हमेशा रियल होती है, कह सकते हो। मतलब इस पर्टिकुलर केस में कई कई चेंजेस भी आएंगे, बट तुम ये कह सकते हो कि अगर कोई चीज मिरर के फ्रंट पे आके कट कर रही है तो वो कैसी होगी, रियल। और कोई चीज पीछे जाके कट कर, पीछे तो कोई रेट जाती नहीं है ना। अच्छा बताओ, पीछे कभी कोई चीज कट करेगी तो उसको तुमने जबरदस्ती बढ़ा के कट करवाया होगा, और जबरदस्ती अगर बढ़ा के कुछ भी कट करवाते हो तो वो कैसा हो जाता है, वर्चुअल। इसलिए मिरर के बैक में क्या बन रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट या वर्चुअल इमेज। आई थिंक ये बात अंडरस्टैंड हो रही है। अच्छा एक चीज सोच के देखो, मुझे लगता है लोगों को थोड़ा, तुम्हें भी सोचना चाहिए, और ये जरूरी भी है, मतलब जब हम इतनी डिटेल में पढ़ रहे हैं तो क्यों ना इसकी भी बात करें। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होते ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो हमने इसको कैसे बना दिया? देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब तुम अपनी रियल लाइफ में ऐसे समझ सकते हो कि वर्चुअल चीज तुम कभी देख तो सकते ही नहीं हो और तुम्हें ऐसे पता भी नहीं चलता। लेकिन हम लोग कहानियां सुनते हैं ना अपने, जैसे कहीं जाओ अपने गाँव आओ तो वहां पे लोग, बूढ़े लोग कहानियां सुनाते हैं, वहां कुछ भूत था, घोस्ट वगैरह था, तो वो सब हम लोग वर्चुअल मानते हैं। दीज आर हाइपोथेटिकल चीजें, होती नहीं है, क्रिएट की जाती हैं। अब मान लो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया गया होगा, मैं तुम्हें एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं, तुम देखना, तुम्हें मजा आएगी। ये कहां से आया होगा, मतलब ये का पार्ट है, देखो कैसे। तुम सोचो, देखो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि भाई जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम कैसे बना लेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो हमें उसको क्रिएट करना पड़ता है। कैसे क्रिएट करना पड़ता है ये समझना। बताओ हमारे पास एक रियल ऑब्जेक्ट है, देखो अंडरस्टैंड करना, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल। ठीक, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लेंस लगाया, ये सब लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, सबको पता है ना। तुम बताओ ये रे ऐसे जा रही है, अब अगर लेंस पे कोई रे पड़ती है, ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस का काम ये होता है कि वो हमेशा रेस को क्या करता है, कन्वर्ट्स। तो सोचो ये कहीं ना कहीं तो कन्वर्ट होंगी ना, ये रे ऐसे कन्वर्ट होगी, तो तुम मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट है तो ये उसकी क्या बनती, इमेज। यहां बन रही है तो यहां पे इमेज बनती ना, ये सिंपल पढ़ चुके होते हैं क्लास में। सोच जरा अब तू क्या कर रहा है, ढंग से ध्यान देना। जब ये कौन सी रे थी, रिफ्रैक्टेड रे जो जा रही है आगे, तुम सोच के देखो, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्ट कर दी गई। तुम सोचो ये रे जा रही थी और तुम इसके बीच में ये मिरर लगा दो, हो गया काम, मिरर लगाते तुम्हारी कहानी बन गई। अब जरा तुम केवल इतने पार्ट को देखो, ये हटा दो, ये देखो ये रे थी कि नहीं थी, ये लेंस के लिए कैसी रे थी, रिफ्रैक्टेड, लेकिन बताओ ये मिरर के लिए कैसी है, इंसिडेंट रे। तो यही कहानी तो मैंने यहां बनाई है, देख ये दो रे ऐसे आ रही है, तो सोचो इतना पार्ट देखो, ये दो रे ऐसे आ रही, कन्वर्जिंग है कि नहीं, कहां बन रही, तो ये मिरर के लिए ये क्या हो गया, ये डॉटेड लाइन हुई ना, तो ये इंसिडेंट रे मिरर के लिए हुई, यहां मिल रही थी। ये मिरर के लिए क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और लेंस के लिए क्या है, रियल इमेज। अंडरस्टैंड हुआ? इस पे और बहुत सारी बातें होंगी, तो बट ये समझना, ये बताओ ये क्या था रियल में, क्या इस मिरर के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, नहीं, हमने क्रिएट कर लिया, एक मिरर लगा के हमने करा नहीं। तो ऐसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। ओके,
ये थोड़ा अंडरस्टैंड करने वाली बात थी, इसलिए मैंने थोड़ा अलग से बनाया। ये समझ आ गया होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं। रियल वर्चुअल पे आके बहुत सारी बातें होंगी, ठीक है। जैसे तुम सुबह सुबह उठ के अपनी शक्ल देखते हो, है ना, कुछ लोग तो डर भी जाते हैं सुबह सुबह अपनी शक्ल देख के। अब जब तुम अपनी शक्ल देख रहे हो तो मिरर, मान लो छोटा सा मिरर तुम्हारे घर में, तुमने ऐसे देखा, तुम तो रियल हो ना, सो तुम ऐसे देख रहे हो, तो तुम्हारी इमेज कहां बन रही है? पीछे। तो वो वर्चुअल बन रही है ना। सोच अगर वो वर्चुअल नहीं होती, सपोज मान लो अगर वो रियल बनती, प्लीज मेरा थॉट समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि अगर तुम ऐसे देखो और वो पीछे रियल बनती तो सबको नजर आती, ये बात मानते हो कि नहीं? और मान लो तुम ऐसे मिरर पे ऐसे देख रहे हो, अब तुम्हारी गर्दन से पूरा सर तुम्हारा मिरर में नजर आ रहा है, और वो इमेज बन कहां रही होगी? पीछे। अंडरस्टैंड हो रहा है? ये बात तो यार बचपन में पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, कि मिरर से जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट रखा होता है उतने पीछे उसकी इमेज बनती है। ये मैं प्रूव करने नहीं जा रहा हूं, ये सबको पता ही होता है ना। तो सोच ऐसे मिरर रखा है तुम्हारे सामने और तुम देख रहे हो इसमें, तो जैसे तुमने ऐसे देखा तो तुम्हारी इमेज पीछे बन रही होगी। अगर वो रियल होती तो मालूम मम्मी पीछे से जा रही होती तो देखती अरे बच्चे का सब पीछा। ऐसा रियल में कभी पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए वो वर्चुअल होता है, हाइपोथेटिकल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मान लो कोई बंदा है और अपने घर में बैठा है, मान लो उसका जो कमरा है उसके पीछे गली है, और मान लो वो अपने कमरे के एक वॉल पे ग्लास लगा ले, मिरर लगा ले, तो उसकी इमेज कहां बनेगी? पीछे की तरफ। और अगर वो किसी को दिखती तो बताओ जो अंदर वो कर रहा है वो सबको पीछे से गली में दिखाई देता ना, तो वो तो पॉसिबिलिटी कभी नहीं है। इसलिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट को कभी भी देखा नहीं जा सकता है ना। तुम अगर एक चीज और सोचना देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें मतलब ये कोई फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है, इसकी कोई स्टोरी ऐसी नहीं है, बट अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें बताऊं ना, तो हमारे इंडिया में जो मूवीज बनती है ना उस पर भी लोग थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते हैं, मतलब थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट फिजिक्स के लगाते हैं। तुमने देखो हॉरर मूवीज देखी होंगी, सोच के देख, हॉरर मूवीज में बहुत बार ऐसा दिखाया जाता है, बहुत बार, ये फिजिक्स से रिलेटेड नहीं, बस एक स्टोरी सुना रहा हूं तुम्हें। हॉरर मूवीज होती हैं उसमें एक चीज दिखाया जाता है कि मान लो एक दुखी इंसान एक कमरे में बैठा होता है, ठीक है, और कुर्सी पे ऐसे झूल रहा होता है इस तरीके से, है ना। फिर अचानक उसके कमरे में कहीं मिरर लगा होता है और मिरर में उसको कुछ दिखाई देता है, ठीक है, तो डर जाता है, मिरर में उसको भूत दिखाई देता है। ऐसा होता है, बहुत बार देखते हैं मिरर में भूत दिख जाता है मूवीज में, रियल लाइफ में कोई भूत होते नहीं है ना। सोच क्या कॉन्सेप्ट लगा होगा। अच्छा बताओ, तुम अगर अपने आप को रियल मानते हो तो तुम्हारी नजरों में भूत कैसे होंगे? वर्चुअल। अब सोच अगर भूत वर्चुअल हैं, ठीक, तो उनकी इमेज मिरर में कैसी बनेगी? रियल, और वो दिख जाता है। फिजिक्स से कोई रिलेशन नहीं है, जस्ट मैंने एक थोड़ा हंसी मजाक करने के लिए बोला है। इसका फिजिक्स से मतलब फिजिक्स मत लगाने लगना। जैसे आपको वो लिया कि भाई अगर उनको वर्चुअल मानते हैं तो उनकी इमेज मिरर से कैसी बन रही होंगी? रियल, और रियल चीजें में नजर आती हैं, इसलिए कमरे में बैठे हुए इंसान को दिख गया वो। ओके, फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, बट एक थोड़ा सा ऐसे याद रहेगा हमको। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब छोटी मोटी ऐसी चीजें होती हैं जो थोड़ा रिलेट कर लो, मजा आती है। फिजिक्स तो वैसे भी लोग है ना परेशान रहते हैं। देखो फिजिक्स पढ़ने का एक ही तरीका होता है, फिजिक्स को रटा नहीं जा सकता है, फील किया जा सकता है। फील करो, समझो, अपने आप आ जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीजें समझते हैं। मान लो मैंने तुमसे कहा, आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें ऐसे बोलूं कि मान लो अगर कोई ऐसे मिरर है, रियल वर्चुअल सबको समझ में आ गया होगा, उसमें कोई दिक्कत किसी को हुई नहीं है, रियल वर्चुअल की सारी कहानी क्लियर है। मान लो ये एक मिरर है, ठीक है। अब मैंने तुमसे बोला कि एक ये इंसिडेंट रे, लाइट रे आ रही है, यहां पे ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ओके, ये एंगल इंसिडेंट एंगल है, दिस इज आई। ये एंगल भी आई है क्योंकि आर होता है और आर आई के बराबर होता है। मैं छोटा सा एक पॉइंट बोलना चाहता हूं कि अगर मैं इस रे को, ये जो इंसिडेंट रे, अगर मैं इसको थीटा डिग्री इधर घुमा दूं तो रिफ्लेक्टेड रे के साथ क्या होगा? पॉइंट समझो। अगर तुम थीटा डिग्री इसको इधर ले जाते हो, करके देखते हैं ना, ये तुम्हें समझ आ जाएगा। तुम मुझे बताओ, अगर इसको थीटा डिग्री इधर ले जाते हो तो ये रे यहां आ जाएगी, तो ये कितना एंगल तुमने इसको इधर घुमाया? थीटा। तो ये एंगल कितना बचा? ये थीटा तुमने इसको इधर घुमा दिया, रेड कलर वाला मैंने घुमा रहा, तो ये एंगल कितना बचा? आई माइनस थीटा। तो सोच, नॉर्मल तो वही रहा क्योंकि मिरर तो घूम नहीं रहा है। अब ये वाली नई रे बन गई, नई इंसिडेंट रे आ गई ना, तुमने इसको थीटा घुमा दिया, तो ये नॉर्मल से कितना एंगल बना रही? आई माइनस थीटा। तो रिफ्लेक्टेड रे भी अब नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी? आई माइनस थीटा, आर डैश। ये एंगल कितना बन रहा होगा? आई माइनस थीटा। तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे इधर कितना चली गई होगी?
थीटा, क्योंकि जब ये थीटा घूम गई होगी तभी तो इस आई से ये सब्ट्रैक्ट हुआ होगा, तभी आई माइनस थीटा आया होगा। तो ये जो समझाने का तरीका था। अब इसका मतलब अब तो हमेशा ऐसे याद रखो, अगर एक मिरर है और अगर तुम एक इंसिडेंट लाइट रे और रिफ्लेक्टेड लाइट रे में रोटेशन कराते हो, अगर इसको तुम थीटा इधर घुमाते हो तो ये थीटा इधर घूम जाएगी। दूसरा पॉइंट, अगर ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये इंसिडेंट है, अगर इसको तुम इधर घुमाते हो थीटा तो ये इधर थीटा घूम जाएगी। समझ आई मेरी बात? यानी अगर इंसिडेंट लाइट रे को तुम इस तरह से, मतलब तुम्हारी तरफ से देखने से कुछ और ऐसे लगेगा, अगर तुम ऐसे देखो तो ये तुम किधर घुमा रहे हो, क्लॉकवाइज, तो ये किधर घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये किधर घुमा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज। अगर तुम इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज घुमाओगे तो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, और अगर तुम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो क्लॉकवाइज घूमेगी। ये बात समझ आ गई? ये एक कॉन्सेप्ट है जब हम लोग रे को घुमा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसमें मिरर को घुमाएं, ये सबको समझ में आ गया होगा? ओके, इसमें भी एक मिरर को भी रोटेट कराते हैं तो मैं थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये क्लियर है सबको? समझते रहना अच्छे से। ओके, एक और चीज बनाते हैं। मान लो ये एक मिरर है, एक लाइट है, ये इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल रिफ्लेक्टेड लाइट है। ओके, ये एंगल मैं मान लेता हूं कि दिस इज आई, ये एंगल भी आई है। अब मैं मिरर को घुमाता हूं ऐसे, ठीक है, मिरर को मैंने घुमा दिया थीटा डिग्री। अब ये मिरर कहां गया, ये मिरर को मैंने कितना रोटेट कर दिया, थीटा डिग्री। अब तुम एक बात थोड़ा समझो, मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज समझाता हूं। जैसे मान लो सपोज ये मिरर है, ओके, इस पे ये इंसिडेंट लाइट है, ठीक। अब तू सोच, अगर तुम मिरर को घुमा रहा है ऐसे या ऐसे, तो इंसिडेंट रे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इतना समझ में आ रहा है ना? इंसिडेंट रे तो वहीं पे आ रही है, ऐसे घुमा रहे हो ना तुम, भाई मिरर को तुम ऐसे घुमा रहे हो तो इंसिडेंट रे वहीं पे है ना। लेकिन अगर इसके ऊपर नॉर्मल होता, अगर ये मिरर ऐसा होता तो नॉर्मल ऐसा होता, लेकिन अगर मिरर ऐसे हो रहा है तो नॉर्मल भी तो घूमेगा ना। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? अब देखो क्या हो रहा है, अगर तुम मिरर को घुमाओगे तो इस रे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका नॉर्मल कहां था, जब मिरर हॉरिजॉन्टल था तो नॉर्मल ये था, अगर वो इंक्लाइंड हुआ तो नॉर्मल कुछ ऐसे चला गया। ये नया वाला नॉर्मल आ गया, एंडलेस। समझ आया कि नहीं यार? इसको मैं थोड़ा कलर वाले पेन से बना देता हूं तो तुम्हें समझ आ जाएगा। ये नया नॉर्मल है, अंडरस्टैंड करना, ये नया नॉर्मल है। तो बताओ ये एंगल कितना है, थीटा, क्योंकि तुमने मिरर को थीटा घुमाया तो नॉर्मल कितना हो गया, थीटा। तो ये एंगल कितना हुआ, अभी बताता हूं। अरे ये तो सिंपल बात है ना, ये आई है थीटा तो आई माइनस थीटा, पक्का समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिख सकते हो, आई माइनस थीटा। ये आई है, ये थीटा है, ये टोटल आई है यहां से लेके यहां तक, और उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, आई माइनस थीटा। अच्छा, अब ये नॉर्मल है तो सोच, रे तो वही रही इंसिडेंट वाली, यानी ये टोटल एंगल कितना हुआ। देख, ये आई था और ये थीटा है, तो ये टोटल एंगल, ये वाला जो एंगल मैं बना रहा हूं, ये कितना है, आई प्लस थीटा। तो सोच, इस वाले नॉर्मल के थ्रू अगर इंसिडेंट रे आई प्लस थीटा बना रही है तो नई वाली जो रिफ्लेक्टेड रे अब आएगी, जिसको मैं आर डैश बोल रहा हूं, वो भी इस वाले नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी, वो बनाएगी आई प्लस थीटा। तो ये टोटल एंगल कितना बन गया, आई प्लस थीटा, पक्का ना? अब देख, ये है आई प्लस थीटा और ये है आई माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया, 2 थीटा। अंडरस्टैंड करो, देखो कैसे, ये टोटल कितना है, आई प्लस थीटा, उसमें से तुमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यही तो बचा, तो आई प्लस थीटा माइनस आई प्लस थीटा हो जाएगा, तो आई कट जाएगा, ये 2 थीटा बचेगा, पक्का? तो अब समझो बेसिक लॉजिक, अगर हम मिरर को थीटा डिग्री रोटेट करते हैं तो पहले वाली रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा डिग्री घूम जाती है, पक्का? पहले वाली रिफ्लेक्टेड रे कितना घूम जाती है, 2 थीटा, पक्का?
और उसी तरफ घूमती है या उसी डायरेक्शन में घूमती है जिधर तुमने मिरर घुमाया था। देख मिरर को तुमने किधर घुमाया था, क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे भी पहले वाली किधर घूमी है, क्लॉकवाइज, लेकिन डबल। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे फॉर एक एग्जांपल कर लो, छोटा सा, बहुत सिंपल सा। मान लो ये मिरर है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, और सपोज मैं तुमसे बोलूं कि मिरर को मैंने, ये रिफ्लेक्टेड है और ये इंसिडेंट है, मैंने बोला मिरर को इधर तुमने 10 डिग्री घुमा दिया, कितना घुमा, 10 डिग्री, तो बताओ ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे इधर की तरफ कितना घूम जाएगी, 20 डिग्री। सिंपल। अगर मिरर जितना घूम रहा है उसके डबल हमेशा रिफ्लेक्टेड लाइट घूमती है और उसी डायरेक्शन में घूमती है जिस डायरेक्शन में मिरर रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक बार देख लो जल्दी से, फिर इसके बाद आगे इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो मजा आएगी थोड़ी। ठीक है, जल्दी देखो इसको। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से इस पे 2 क्वेश्चंस करते हैं। देखो अभी मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं तो बहुत ज्यादा एक लेक्चर में नहीं हो पाता है, बट अभी थोड़े दिन ऐसे ही करते हैं, फिर धीरे धीरे स्पीड आ जाएगी। जब तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर इसमें स्पीड हम बना लेंगे। ठीक, अभी एक क्वेश्चन जल्दी से समझना। मान लो मैंने तुमसे बोला कि ये मिरर है, सब लोग पेन कॉपी ले लें और करके देखें, ये आई, ये आर। ठीक है, मैं इस पूरे सिस्टम के ऊपर 2 ऑपरेशन करता हूं। ऑपरेशन मतलब मैंने इधर की तरफ इसको घुमाया है, सपोज मान लिया मैंने लाइक 10 डिग्री, इस वाली रे को, इंसिडेंट को इधर कितना घुमाया, 10 डिग्री, और मिरर को इधर की तरफ घुमाया 5 डिग्री। ठीक, ये 2 चीजें मैंने सिस्टम में करी। इंसिडेंट रे को इधर कितना घुमाया, 10 डिग्री, और मिरर को इधर की तरफ कितना घुमाया, 5 डिग्री। बताओ ये वाली रिफ्लेक्टेड रे कितना घूम जाएगी अपनी इस पोजीशन से, इस पोजीशन से वो कितने डिग्री इधर या कितने डिग्री इधर घूम जाएगी। याद रखना इस पोजीशन से। क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब सोच के देखो, ढंग से समझना। अगर, यार बहुत आसान है, अभी तुम्हें 2 लाइन में आ जाएगा। देख, इस वाली रे को जिस समय, इस वाली रे को जब तुम इधर की तरफ घुमा रहे हो, कंसंट्रेट करके देखना, नालायकी मत करना है ना, इसको किधर घुमा रहे हो, 10 डिग्री। तो अब बताओ पहले कॉन्सेप्ट याद करो, जब हम इंसिडेंट को 10 डिग्री घुमाते थे तो उसके अपोजिट कौन घूमता था, रिफ्लेक्टेड रे, और उतना ही घूमती थी जितना इंसिडेंट रे घूमती थी। तो ये कितना घूमी, 10 डिग्री। इसका मतलब ये इधर की तरफ कितना आएगी, 10 डिग्री। पक्का? किसकी वजह से इधर घूमी है, इंसिडेंट रे की वजह से। अच्छा, लेकिन यही तो हुआ नहीं, तुमने मिरर को भी इधर कितना घुमाया, 5 डिग्री। तो जितना मिरर घूमता है उसका डबल घूमती है क्या, रिफ्लेक्टेड है। तो मिरर को इधर कितना घुमाया, 5 डिग्री, तो इधर की तरफ रिफ्लेक्टेड है कितना घूम गई, 10 डिग्री। तो 10 इधर गई थी इंसिडेंट रे के लिए, और मिरर की वजह से भी इधर कितना आ गई, 10 डिग्री। तो ये कहीं नहीं घूमी, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे अपनी उसी पोजीशन पर है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जाने कितने हो सकते हैं नीट में, समझ आ रहा है कि यार? एक और जल्दी से देख लो, देखो छोटा सा पॉइंट है। मान लो ये मिरर है, अगर मैं बोलूं ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल। ठीक है, मान लो मैं बोलूं कि इंसिडेंट रे को इधर की तरफ घुमाया 5 डिग्री और मिरर को भी इधर की तरफ घुमाया 5 डिग्री। जल्दी से तुम्हें लोग आंसर बताओ, इसमें कुछ भी लॉजिक मतलब है नहीं, सब बेकार है। मतलब बेकार इन द सेंस ऐसा नहीं है, पढ़ रहे हैं तो अच्छा ही है, बट क्वेश्चन बहुत आसान है। सोच, इसको इधर घुमाया कितना, 5 डिग्री। तो अगर इसको 5 डिग्री इधर घुमाया तो ये 5 डिग्री इधर घूम गई। इंसिडेंट रे जितना घूमती है उतना ही रिफ्लेक्टेड रे घूमती है, और अपोजिट डायरेक्शन में। तो 5 इधर तो 5 इधर। अब ये 5 इधर, तो इसकी वजह से इधर कितना, 10। तो बताओ ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितना घूम गई, 15 डिग्री। आंसर समझ आया? तो रिफ्लेक्टेड रे अपने इनिशियल पोजीशन से 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गई। ये 2 चीजें करने के। ओके, कोई डाउट तो नहीं? और देखो, और तुम्हें समझाता हूं। क्वेश्चन तुम जितने चाहो उतने ले सकते हो। थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन, मतलब ये तो बच्चों वाले थे। देखो थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि ये एक मिरर है, ओके, ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये नॉर्मल, बल्कि नॉर्मल की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा कर देते हैं। ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट रे, और इनके बीच में एंगल है π/3। कितना एंगल है, π/3। π/3 का मतलब समझ में आता है सबको, 60 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो π/3 इनके बीच में एंगल है। ठीक, ये है t = 0 पे। t = 0 पे एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, π/3। ठीक,
अब मैंने क्या किया, मैंने इस मिरर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक ओमेगा दे दिया, ठीक है। ओमेगा कब दे दिया, p इक्वल टू 0 पे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सोच, मिरर ऐसे घूमना स्टार्ट करेगा, ठीक। मेरा क्वेश्चन सुनना ढंग से, ठीक, समझ जाओगे। मैं लिख नहीं रहा हूं क्वेश्चन, तुम्हें ऐसे समझ में आता रहेगा, ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूं, फाइंड आउट द टाइम व्हेन एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे बिकम्स 2π/3। अभी कितना है, π/3। मैं क्या जानना चाहता हूं, टाइम। वो टाइम बताओ जिस समय रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना हो जाए, 2π/3, यानी डबल हो जाए। समझ आया? तो फाइंड आउट द टाइम व्हेन एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स कितना, 2π/3। अभी तो π/3। पक्का समझ में आ रहा है? अब तो सोच के देख, ये मिरर ऐसे घुमा रहे हो, तो बताओ ये रिफ्लेक्टेड है, ऐसे घूमेगी, इंसिडेंट है वहीं पे रहेगी, अभी करके दिखाया था, पक्का। तो तुम बताओ मुझे, ये इधर की तरफ कितना घूम जाए, बहुत आसान है, π/3। तभी तो एंगल इनके बीच का कितना हो जाएगा, 2π/3। अगर ये इधर π/3 घूम रही है, तो सोच इस मिरर को कितना घूम जाना चाहिए, इसका आधा। यार बहुत आसान है ना। सोच, मिरर अगर π/6 घूमेगा तो ये इधर कितना घूम जाएगी, π/3। समझो नालायको, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का, कोई डाउट नहीं है? ओके, तो अब सोच मिरर कितना घूमा है, π/3। कितने एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा से। तो बताओ टाइम इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू π/6 ओमेगा। दिस इज द आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल क्लियर होने चाहिए सारे कॉन्सेप्ट, और इसी बात का मजा है कि सब चीजें जब पता चलती हैं तो फिर अच्छा लगता है। ओके, अब देखो, इसमें मैं तुम्हें एक होमवर्क दे देता हूं, तुम समझ लो। मैंने क्या कहा है, मैं ये क्वेश्चन सपोज समझ में, मैं क्वेश्चन ये बना देता हूं, ये तुम सोचना अपने आप घर पे, है ना। मान लो अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि ये मिरर है, ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, इनके बीच का एंगल π/3 है। अब हम इसको ओमेगा इधर दे रहे हैं एट t इज इक्वल टू 0 पे। किस डायरेक्शन में ओमेगा दिया है, इस डायरेक्शन में। और क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द टाइम व्हेन एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स 2π/3। अब तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आएगा कि जब तुम मिरर को ऐसे घुमा रहे होगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी इधर आएगी, तो एंगल बढ़ने की बजाय कम होगा। ओके, इसको सोचना है तुम्हें, ये तुम्हारा होमवर्क है। ओके, हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। और तो एक ये कॉन्सेप्ट मिरर के रोटेशन का क्लियर हो गया कि हम रे को घुमाएं या मिरर को रोटेट करें, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। समझ में आ रही मेरी बात? ये सबको क्लियर है? ओके, इसमें मैं थोड़ा लेवल और बढ़ा सकता हूं, अगर तुम चाहो तो एक होमवर्क और दे देता हूं, करके देखना, है ना। एक और लिख लो, इसमें एक क्वेश्चन और है। मान लो ऐसे 3 मिरर हैं और वो इंडिविजुअली घूम सकते हैं। इंडिविजुअली का मतलब वो आपस में फिक्स नहीं है। मतलब ये मिरर आप ऐसे इसको ऐसे घुमा सकते हो, अलग इसको अलग घुमा सकते हो, इसको अलग घुमा सकते हो, ये तीनों आपस में फिक्स नहीं, ठीक है। मैंने आपसे बोला एक लाइट रे ऐसे आ रही है, ये फिर ये और फिर ये फाइनल रिफ्लेक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे, ठीक है। ये तुम्हें गिवन है, ये गिवन है। अब मैंने क्या किया, इसमें 4 ऑपरेशन किए। क्या 4 ऑपरेशन किए? मैंने इंसिडेंट रे को इधर की तरफ घुमाया, सपोज θ डिग्री, ठीक है। इंसिडेंट को इधर कितना घुमाया, θ डिग्री। इस वाले मिरर को मैंने इधर घुमाया है अल्फा डिग्री, ठीक है। और इस वाले मिरर को मैंने इधर घुमाया है बीटा डिग्री, और इस वाले मिरर को मैंने इधर घुमाया है सपोज मान लो डेल्टा। समझ आ रहा है नहीं यार? कितना घुमाया, डेल्टा। पहले सुन लो मेरी बात। पहले केस तुम्हें ये दिया था, ये जा रही थी। फिर मैंने क्या किया, इस वाली रे को इधर घुमाया थीटा, फिर इधर घुमाया, इस मिरर को इंडिविजुअली इधर घुमाया कितना, ऐसे, कितना अल्फा। इस मिरर को इधर घुमाया बीटा, और इस मिरर को इधर घुमाया डेल्टा। तो आपको बताना ये 4 ऑपरेशन जब मैं इसमें करूंगा
तो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे अपने इनिशियल पोजीशन से कितने डिग्री घूम जाएगी। ये करना, इसमें मजा आएगी तुम्हें, ठीक है। ये होमवर्क और है, करके देखना। अगले लेक्चर में मैं इन दोनों का सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो एक बार अपने ट्राई करना। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, चलो फिर आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि लेक्चर्स थोड़े से भी लाइक स्लो जा रहे हैं, तो ज्यादा टाइम इसमें नहीं दे पा रहा हूँ। बट इसके थोड़ा तुम पढ़ना, अगले लेक्चर्स में थोड़ा ज्यादा चीजें इसमें कवर करेंगे, ठीक है बेटा। और पढ़ते रहो घर पे बैठ के अच्छे से। बाहर निकलने के कोई अभी चांसेस तो बन नहीं रहे, देखते हैं 3 मई के बाद क्या होता है, कैसे कैसे क्लासेस स्टार्ट होती हैं। घर पे ही रहो, पढ़ाई करो, कोरोना से बच के रहो, है ना। वैसे भी इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। ओके, बट ये रिवीजन कर लेना। ये 2 होमवर्क है, करना अगले लेक्चर्स में, यानी कल इनके दोनों के सोल्यूशन बताऊंगा, फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, चलो बाय।